हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट अकेडमी। आज हम समझने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग को बहुत डीपली। आपके पास क्या क्या इसके पार्ट होते हैं और किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे। तो सबसे पहले रीजनिंग को हम तीन पार्ट में बेसिकली देखते हैं। फर्स्ट वर्बल, सेकेंड इज नॉन वर्बल, थर्ड इज एनालिटिकल रीजनिंग। आप एनालिटिकल को क्रिटिकल नाम से भी बोल सकते हैं, वो सिर्फ बोलने का तरीका आपके। बट मेजर आपको आइडिया क्या लेना है, वर्बल रीजनिंग में जो मेजर टॉपिक्स आते हैं वो आपके पास है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड एनालॉजी। अब एनालॉजी वर्ड एनालॉजी भी हो सकती है और नंबर एनालॉजी भी हो सकती है। तो दीज आर मेजर टॉपिक्स। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट एक आइडिया समझने के लिए हमने इसको लिखा है। सेकेंड आपके पास है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल का मतलब क्या है? जहां पे चीजें आपको बोला नहीं जाता, बेसिकली जहां फिगर की बातें की जाएगी, वो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। जैसे कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, मिरर एंड वाटर, आपके पास फिगर्स आ जाएगी। डाइस भी एक फिगर की फॉर्मेट में ही पूछा जाता है, तो वो भी नॉन वर्बल का पार्ट है। और एम्बेडेड फिगर मीन्स आपको एक फिगर दिया जाएगा और वहां से आपको हिडन इमेज को निकालना होगा, दैट इज एम्बेडेड फिगर एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल भी काउंट करा सकते हैं, रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हैं, स्क्वायर्स काउंट करने की बात कर सकते हैं। तो जब भी बात आपके पास फिगर को देख के पूछा जाएगा, आपसे उसको बोला मतलब होता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग का वो पार्ट। थर्ड जो चीज हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। अब इसमें जो मेजर टॉपिक्स आते हैं वहां पे स्टेटमेंट वाली बातें होगी। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट्स, असर्शन एंड रीजन, और सबसे मेजर आपके पास है सिलॉक्स, जिसे हम सिलोजिज्म नाम से जानते हैं। ये सारे चैप्टर आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग में। जैसे मैंने आपको एक पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया था इस चीज को, अजम्पशन और इन्फ्रेंस के बीच में क्या डिफरेंस। तो जैसे अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल बात करूं कि अजम्पशन और इन्फ्रेंस आपस में, और कंक्लूजन भी है उसकी बात करते हैं। जैसे फॉर सपोज एक सिचुएशन आपके सामने है और वहां पे आप एक सड़क पे जा रहे हैं, और सड़क पे जाके आपको दिखा कि सड़क पे साइड में कोई पर्सन जो है लेटा हुआ है। अब उसको देख के ना आप क्या सोच सकते हैं, अब दोनों पर्सपेक्टिव से आप बात कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। वो सपोज एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ने आपने उस सिचुएशन को देखा। जब आपने उस सिचुएशन को देखा तो आपने क्या किया, वहां से इस इन्फ्रेंस निकाला कि जो पर्सन है, ये पर्सन ना ड्रंक हो सकता है, या फिर जो है फॉर सपोज कुछ भी ऐसा ड्रग्स लिया होता है। सेकंड, यहीं से आप एक अजम्पशन भी निकाल सकते हैं। आप इस सिचुएशन को देख के ये अज्यूम कर सकते हैं, आगे की सिचुएशन में जब भी आपको कभी कोई दिखेगा इस तरह से, सड़क पे कोई पर्सन साइड में लेटा हुआ है, तो आप सोचेंगे जो भी सड़क पे लेटा हुआ पर्सन होता है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में जो भी है, वो ड्रंक होते हैं या फिर आपसे ड्रग्स लिया। ये हो गया नेगेटिव पर्सपेक्टिव। क्या मतलब हुआ, आपने जब उस चीज को पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करी, तब हम उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। लेकिन जब उसको आपने यूनिवर्सली एक तरीके से उसको ब्रोडर पर्सपेक्टिव में देखा, और तब हमने उसे क्या किया, अजम्पशन किया और अज्यूम किया। सिमिलरली यही सेम चीज में आपके पास एक पर्सन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखता है। तो फॉर सपोज यही सिमिलर सिचुएशन है और आपने देखा उस पर्सन को सड़क पे लेटा हुआ है वो, तो यहाँ से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में आपने क्या दिमाग लगा सकते हैं कि भाई हम इन्फर कर रहे हैं यहाँ से कि ये जो सिचुएशन हमने देखी इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ये जो पर्सन है इसको हेल्प की जरूरत हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो सकता है इसको जो बेहोश हो गया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में हमने देखा, लेकिन इन्फर क्या किया कि ये सिचुएशन इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इस सिचुएशन में इसको कुछ हेल्प की जरूरत हो सकती है। लेकिन इससे अजम्पशन भी हो सकता है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। कैसे कि आपको लाइफ में कभी भी कोई पर्सन इस तरह से सड़क पे लेटा हुआ दिखा दे, तो आप अज्यूम करेंगे अपनी पूर्व धारणा, जैसे बोलते हैं ना, अजम्पशन का मतलब पूर्व धारणा। तो आप पुरानी चीजों के बेसिस पे ये अज्यूम करेंगे कि जब भी कोई सड़क पे ऐसा पर्सन लेटा होता है, उसको हेल्प की जरूरत होती है, वो आपको जो है एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लेके जाए। तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से इन्फर भी किया और अज्यूम भी किया। सिमिलरली पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से इन्फर भी किया और अज्यूम भी किया। यहीं से आपको एक और चीज समझ, ये तो हो गया आपके पास। जब पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करी, तो वो इन्फ्लुएंस हो गया, और उसको ब्रोडर पर्सपेक्टिव में आप लेके चले गए, या फिर आगे आपने लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन देखी और आपने पुरानी चीजों के बेसिस पे उसको अज्यूम किया, तो वो अजम्पशन। अब यहीं से कंक्लूजन की भी बात कर सकते हैं।
कंक्लूजन क्या होता है कि जब हम उस पर्सन के पास गए और हमने कंफर्म किया कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तब हमें पता चला कि भाई जो भी हुआ, जो भी रीजन उसका है, या तो वो ड्रंक ही है तो इसलिए लेटा हुआ है, या उसकी तबीयत खराब है, बेहोश हो रखा है उसकी। तो जो हमने जाके कंफर्म किया, वो हमने कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन आपको एग्जैक्टली उस सिचुएशन, उस जगह, या मतलब जो भी आपके पास है, वहां जाके उसको समझा, वही कंक्लूजन है। तो बेसिक डिफरेंस होता है अजम्पशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन के बीच में। इतना ज्यादा आपको मैटर नहीं करेगा क्वेश्चन में आपके पास सिस्टम। अब ये मैंने आपको ब्रोडर चीजों में बता दिया कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। अब किस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो जो क्लैट का पैटर्न है, या मैं बात करूं एलिट्स का पैटर्न है, वो आपसे जनरली इसी चीज को लेके पूछा जाता है। ठीक है, एलिट्स हो या क्लैट हो, दोनों में आपसे क्रिटिकल रीजनिंग की बातें करते हैं, या फिर आपसे एनालिटिकल रीजनिंग की बातें करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डीप डाउन करूं, जैसे आप क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली आप देखेंगे पेपर में आए हुए क्वेश्चन, तो आपको समझ आएगा कि क्या चीजें मैं बोलने वाला हूं। अगर मैं बात करूं सीयूटी यूजी की, है ना, सीयूटी में आपके पास एक है, आपके पास यूजी एग्जाम और दूसरा है पीजी। दोनों ही एग्जाम के जो पैटर्न आपके पास है, वहां आपसे वर्बल और नॉन वर्बल, इन दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। कुछ फिगर के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बट माइनॉरिटी में होते हैं। इधर से मेजोरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इस तरह से चीजें आपके पास, नंबर एंड सीक्वेंस करके एक चैप्टर होता है, वो सारे आपके पास क्या है, सीयूटी यूजी और पीजी में आपसे पूछे जाते हैं। ये एक ब्रॉडर टर्म्स में हम इसे कह सकते हैं। अब अगर आपको इसको थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, तो यहां से आप चीजों को देखिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सीयूटी का आपके पास क्वेश्चन पेपर है, सीयूटी यूजी का है पॉसिबली, ये मेंशन है, मेंशन नहीं है, सीयूटी यूजी का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ आएंगे कि आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाए। जैसे बेसिकली क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे इसकी भी बात करूँ ना, यहाँ जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, वो पैसेज की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्मेट में भी आपके पास। लेकिन जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपके पास पूछे जाते हैं, वो वन लाइनर ज्यादा होते हैं। तो हमें समझना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से एग्जैक्टली आ रहा है। तो सीयूटी यूजी के एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे गिटार मीन्स म्यूजिक, देन बुक मीन्स, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और आपसे एक सिंगल लाइन में आपसे पूछा। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, मेंटल को कुछ चेंज करके आपने कुछ ऐसा एक वर्ड बना दिया, तो एबिलिटी को चेंज करके क्या बनाएंगे। दिस इज ऑल्सो एनालॉजी, लेकिन ये कोडिंग की फॉर्मेट में एनालॉजी पूछा गया है। इसका मीनिंग इसके साथ निकालना है, इसका मीनिंग इसके साथ क्या होने वाला है, वो आपके पास चीज। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है। अब क्या बात है, अभी इसके बाद क्या है, ये भी जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट हम सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। यहां से जो एंट्री को चेंज करके कुछ ऐसा नंबर बना दिया, स्टडी को चेंज करके कुछ ऐसा नंबर बना दिया गया, तो आपसे पूछा गया सिडेट को क्या बोलेंगे। तो ये भी कोडिंग का ही फॉर्मेट है, और कोडिंग में बस नंबर्स की, यहाँ पे अल्फाबेट्स की बातें करी गई, इधर नंबर्स की बातें करते हैं। तो इस तरीके से जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, उसे हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। लेकिन अगर आप क्लैट के, अगर आप नीचे भी देख सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा दिखेंगे। इसमें आप फिगर भी देख लीजिए, जैसे ये एक फिगर है कि जो आपका स्क्वायर है दैट विल रिप्रेजेंट द डॉक्टर्स, ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द टेनिस प्लेयर्स, एंड द रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट द इंडियंस। इन सब के बेसिस पे आपसे पूछा गया कि भैया ऐसा कुछ बताओ जहां से ऐसे प्लेयर, ऐसे डॉक्टर्स हो, लेकिन वो टेनिस प्लेयर्स और इंडियंस नहीं हो। तो किसको करना है आपने, आपने डॉक्टर्स लेने हैं। डॉक्टर्स लेने हैं मतलब आपको स्क्वायर तो लेना है, इसके आसपास से कोई नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना चाहिए जिसमें ना तो टेनिस प्लेयर्स हो, तो मतलब ट्रायंगल वाली बातें सारी कैंसिल। सिमिलरली बोल दे कि वो इंडियंस भी ना हो, इंडियन भी नहीं रखना, तो आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 12, जो कि आप ऐसे कर देंगे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है,
बोल दे कि भाई डॉक्टर भी होना चाहिए, इंडियंस भी होना चाहिए, लेकिन टेनिस प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो जब आपने देखा यहाँ से कि भाई ऐसा आपके पास कौन-सा सीक्वेंस बना रहा है, मतलब टेनिस प्लेयर नहीं था तो आपने इसको तो ट्रायंगल को तो भूल जाना है। ऐसा कौन-सा नंबर है जो कि रेक्टेंगल और आपके पास ट्रायंगल का कॉमन आ रहा है? तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में जो आपके पास कार के बीच में जो नंबर आ रहा है दैट विल बी 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर 9 हो जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें यहाँ जाके जो एग्जाम आपके पास क्लैट का है, ठीक है? क्लैट के एग्जाम में 2024 में आ रखे आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ आप देखेंगे तो बेसिकली आपको पैसेज दिखेगा, एक 300 वर्ड्स के आसपास पैसेज है, और उस पैसेज के बाद फिर क्वेश्चंस पूछे गए। अब यहाँ एक बात समझनी बात, कहने के लिए तो लॉजिकल रीजनिंग ही है ये, लेकिन अगर इसको एक्चुअली देखा जाए तो ये लॉजिकल रीजनिंग जैसा इसमें है नहीं। इसमें जो आपके पास बातें हैं, इसमें पैसेज को ही लेके बातें पूछी गई है। मतलब जैसे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास पैसेज होता है, वैसे ही आपके पास ये पैसेज क्लैट में दे रखा है। एक पैसेज के बेस पे पॉसिबली या तो 5 क्वेश्चंस होंगे या 6 क्वेश्चन। 1 2, इधर आपके पास थर्ड, फिर फोर्थ, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, सिक्स्थ। एक पैसेज के बेस पे आपके पास 6 क्वेश्चन। देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। तो रीजनिंग जैसा नहीं है आपके पास। किस तरह की बातें हैं ये? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली ही बातें हैं। इधर भी आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द एजुकेशन एज पर द अदर। ऑथर ने जो चीजें बोली है उसी के बेसिस पे, ना ही आपसे अजम्पशन की बातें कर रहे हैं, ना ही आपसे कुछ कंक्लूजन। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं जहां आपको अजम्पशन की बातें या फिर इन्फ्लुएंस की बातें करने लगे। लेकिन क्लैट में देखेंगे तो क्लैट में वो पैसेज बेस ही है, तब भी बोलेगा वो अजम्पशन ही निकालना है, लेकिन वो फिर भी क्या है? पैसेज बेस ही है। आपसे ये भी बोल सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो वीकन करेगा आपके अतर के नैरेटिव को, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करेगा ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स को। तो पैसेज पढ़ा, पैसेज से सेंस आती है। कोई चीज ऑथर के टोन में ही बात कर रहे हैं, ऑथर ने किसी चीज को क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज किया है और स्टेटमेंट में भी क्रिटिसाइज ही किया गया है, तो दैट विल स्ट्रेंथन द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। कोई चीज ऑथर ने तो क्रिटिसाइज किया किसी सिचुएशन को, और आपको पैसेज के अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी बात कह दे जो उसका ऑपोजिट व्यू हो, तो वो वीकन करेगा। तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लॉजिकल वाली बात नहीं। लेकिन ये लॉजिकल वाली बात कहाँ आ जाती है? जैसे एलिट्स। एलिट्स में दोनों का मिक्सचअप आता है। मिक्सचअप का मतलब है क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कम हो जाएगी, पैसेज की जगह पे आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन भी आने लगेंगे, लेकिन यहाँ हल्का सा आपको जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जो रियल में एनालिटिकल रीजनिंग है उसकी जरूरत। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस आर बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट वाइज दे रखा है, लेकिन ये कौन सा है? सिलॉक्स अगर आपने जिंदगी में पढ़ा है, जहां पे ऑल, सम नॉट और नो वाली बातें कर, तो वही चीजें आपको ऐसे दे रखी है। इधर से आपके पास है ऑल हाई कोर्ट जजेस, इधर आपके पास है सम वाली। तो जब भी ऑल, सम नोट या नो वाली बातें करते हैं तो वो जनरली कहाँ करते हैं? सिलॉक्स एक चैप्टर होता है सिलोजिज्म नाम से, वहां आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो एलिट्स में जरूरत पड़ती है आपके पास रियल में जो आपके पास रीजनिंग का एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग। आपको पैसेज की भी जरूरत पड़ती है। मैंने क्यों बोला मिक्सअप होता है? क्योंकि अगर आप 2023 देखेंगे तो यहाँ पे जब रीजनिंग पूछी गई तो ये इसने क्या किया? इंग्लिश और लॉजिकल को मिक्सअप कर दिया था। आप पैसेज देख के समझ आएगा आपको कैसे। एक पैसेज देख के ने 5 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा, उसी पैसेज को देके ने 5 क्वेश्चन लॉजिकल से पूछा। तो यहाँ इसने एक इनोवेटिव अप्रोच लगाई थी 2023 के अंदर एलिट्स ने, लेकिन अभी चेंज करके 2024 में वापस पुराने पैटर्न्स पे आ गए हैं और सिलॉक्स की कुछ बातें यहाँ से पूछ रहे। सिलॉक्स काफी वेटेज होता है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी इसी बेस पे है, और फोर्थ क्वेश्चन भी आपके पास ऑल, सम और ये सम नोट की बातें कर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल, सम और ऑल ऐसे आपके पास। तो बेसिकली एलिट्स के पैटर्न में, क्लैट के पैटर्न में और सीयूटी यूजीपीजी, यूजीपीजी का ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन इन तीनों में आपस में डिफरेंस है और डिफरेंस यहीं पे आपको समझ आए। मैंने क्या बोला अभी इनिशियली बोला मैंने, ये दोनों चीजें आपके पास सीयूईटी का यूजी और पीजी को डिनोट करें। बेसिकली यही आपका सिलेबस है। आपको एग्जैक्टली समझ कैसे आएगा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहां से आप उसको देखिए। सिलेबस देख के नहीं समझ आएगा। सिलेबस में चैप्टर किसी भी में भी मर्ज कर सकता है। कई बार सिलॉक्स को कहीं और डाल देता है वो। लेकिन आप एक्चुअली क्वेश्चन पेपर देख लिए, वहां से आपको आइडिया। और ये किस में आने आपके पास, बेसिकली तो एलिट्स में आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्लैट में भी थोड़ा बहुत इसकी जरूरत पड़े। क्लैट में मेजरली आपको कॉम्प्रिहेंशन की। तो आई गेस ये बात आपको समझ आई होगी कि रीजनिंग कितने पार्ट की होती है और आपके एग्जाम में किस तरह। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को। थैंक यू वेरी मच।